वेलकम स्टूडेंट्स ऑन लक्ष्य आईएएस एकेडमी। साथियों, आज हम लोग ज्योग्राफी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है परमानेंट विंड्स। अब ये परमानेंट विंड, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं सनातनी हवाएं और परमानेंट विंड्स, इसमें हम लोग इस सीरीज में सीखेंगे ओरिजिन ऑफ द थर्मल बेल्ट एंड प्रेशर बेल्ट, यानी कि ताप पेटियां और वायु दाब पेटियों की उत्पत्ति। इस टॉपिक को देखकर आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ज्योग्राफी के किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें साथियों अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी के मेनली तीन पिलर्स हैं: फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। साथियों अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, इसको हम हिंदी में भौतिक भूगोल कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को भारतीय भूगोल कहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को विश्व भूगोल के नाम से जाना जाता है। साथियों अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की सिर्फ बात करें, यानी कि भौतिक भूगोल की बात करें, तो इसमें क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी आ रहा है, या ओशनोग्राफी को आप हाइड्रोलॉजी की संज्ञा भी दे सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी मींस जलवायु विज्ञान, जिसमें हम जलवायु से संबंधित विंड्स, प्रेशर वगैरह सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी में भू आकृति विज्ञान से रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे, यानी कि भूमि पर बनने वाले जो आकृतियां हैं, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो आप देखेंगे बहुत सारे ग्लेशियल टोपोग्राफी होते हैं या फिर विंड के टोपोग्राफी होते हैं, उन सबको बारे में हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो साथियों ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं कि सनातनी हवाएं, ये किसके अंतर्गत आता है? हवाओं से आप समझ गए होंगे, इनका जो पूरा का पूरा संबंध है फिजिकल ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी से है। समझ रहे हैं? क्लाइमेटोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड यूनिट है, इसके अंतर्गत ही हम सनातनी हवाओं को और उसके प्रेशर बेल्ट वगैरह के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो चलिए साथियों एक एक करके हम इस चीज को सीखेंगे। सबसे पहले हम विंड्स के बारे में अगर हम पढ़ें, साथियों विंड्स की अगर हम बात करें तो देखिए दो शब्द होते हैं, वायु और हवा, यानी कि विंड्स एंड एयर। साथियों एयर क्या है? ये गैसों का मिश्रण है, गैस, धूलकण और जलवाष्प का ये मिक्सचर है। ठीक है, चाहे वो वाटर वेपर की बात करें, वाटर वेपर, जलवाष्प, धूलकण, डस्ट पार्टिकल और गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, समझ रहे हैं, आर्गन, ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण ही वायु कहलाता है। साथियों वायु में यदि डायनेमिक फोर्स इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि इसमें गतिशीलता आ जाए, तो इसे हम हवा की संज्ञा देते हैं। जब तक वायु में डायनेमिक स्टेज नहीं आती है, गतिशीलता नहीं आती है, तब तक हम उसे हवा नहीं कहते। और वायु में गतिमान स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है? जब उसमें प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब दाब प्रवणता हो, कहीं उच्च दाब हो, कहीं निम्न दाब हो। तो आप जानते हैं वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। जो हवा होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने लगती है। तो जब वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करती है तो उसे हम नाम दे देते हैं हवा, यानी कि उसे हम नाम दे देते हैं विंड्स। साथियों नॉर्मल तरीके से विंड्स को तो विंड के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब हम इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। कुछ को हम जेट बोल देते हैं, कुछ को हम हवा बोल देते हैं, विंड बोल देते हैं, किसी को हम एयर करंट बोलते हैं। साथियों जो जमीन पर और पानी पर फ्रिक्शन करते हुए चलती है, यानी कि मतलब स्थल और पानी पर घर्षण करते हुए चलती है, उसको हम नाम देते हैं विंड, यानी कि हवा। साथियों अगर हवा की बात करें तो टाइप्स ऑफ विंड में हम देखते हैं ज्योग्राफी में इसको तीन श्रेणियों में बांटा गया है: प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड, टर्सरी विंड। समझ रहे हैं? यानी कि प्राथमिक हवाएं, द्वितीयक हवाएं और तृतीयक हवाएं। यहां पर अगर हम देखें, स्थानीय हवाएं, सामयिक पवनें और स्थानीय हवाएं, इन श्रेणियों में बांटा जाता है। अगर हम बात करें इसमें तो इन्हीं को ही हम प्राइमरी विंड्स नाम देते हैं। प्राइमरी विंड्स, इनको हम सेकेंडरी सर्कुलेशन या सेकेंडरी विंड्स के नाम से जानते हैं। और इनको हम लोकल विंड्स के नाम से या फिर टर्सरी विंड्स के नाम से समझते हैं। तो प्राइमरी विंड हुआ, सेकेंडरी विंड्स हुआ और लोकल टर्सरी विंड्स हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं ट्रेड विंड क्या होती है, व्यापारिक हवाएं। साथियों पछुआ पवनें,
यानी कि वेस्टर्लीज की बात करते हैं इसमें। ध्रुवीय पवने यानी कि पोलर ईस्टर्लीज की बात करते हैं इसमें। मानसूनी विंड, स्थलीय सागर समीर यानी कि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज की बात करते हैं। पर्वत और घाटी समीर यानी कि माउंटेन एंड वैली ब्रीज की बात करते हैं। यहाँ पर चिनूक, फॉन, ब्लिजार्ड, बोरा, हरमट्टन, बहुत सारी विंड्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। स्थानीय पवने यानी कि किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनों को ही हम स्थानीय पवनों की संज्ञा देते हैं। इनको हम लोकल विंड के नाम से जानते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब अगर इसकी हमारे जो इंग्लिश भाई बहन हैं वो अगर देखना चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं ये विंड्स हैं प्राइमरी विंड्स, इनको सेकेंडरी विंड्स, टर्सरी विंड्स के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी विंड्स में ये सारी विंड्स आती हैं, ट्रेड हुई, वेस्टर्ली जो अभी मैंने लिखकर वहां पर बताया, मानसूनी विंड, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, माउंटेन ब्रीज वगैरह, वैली ब्रीज। साथियों इसमें एक और आता है साइक्लोन, एंटी साइक्लोन को भी सेकेंडरी विंड्स के अंतर्गत रखा जाता है। ये तो कुछ विंड्स को ही मैं आपको इस चार्ट पे दिखा रहा हूं और टर्सरी विंड्स ये, ठीक है। तो आज हम लोग प्राइमरी विंड्स के उद्भव को सीखेंगे, यानी कि जो हमारी प्राथमिक हवाएं हैं, जो हमारी सनातनी हवाएं हैं, ये क्यों कहलाती हैं परमानेंट विंड, कहां पर ये चलती हैं, इनके बारे में पूरा विशेष डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। इनको हम प्राइमरी विंड के अंतर्गत क्यों रखते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी हवाएं हैं, और साथ में मैंने पहले ही बोल दिया इसकी उत्पत्ति कैसे होती। तो बेसिक से एडवांस की ओर हम इसमें सीखेंगे कि प्राइमरी विंड कैसे बनती हैं और कैसे चलती हैं, कहां पर चलती हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो ये विंड्स आपको जो दिख रही हैं बोर्ड पे, ये सारी की सारी विंड्स परमानेंट विंड है। ये जो परमानेंट विंड है यहां पर आपको दिख रहा होगा हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये तो बाद में देखिएगा। यहां पर देखिए ये जो धरती है यहां पर वेस्टर्लीज चल रही है। वेस्टर्लीज का साथियों मतलब है, ये ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफी में जो विंड्स होती है ना उसका जो नामकरण होता है वो जिस दिशा से चलती है, ये जहां से चलती है वहां से इसका नामकरण होता है। तो यहां पर देखिए वेस्टर्लीज है साथियों, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो इनको हम पछुआ पवने या वेस्टर्लीज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वेस्टर्लीज। अभी मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, पहले अभी इस एनिमेटेड डायग्राम को समझिए, फिर आपको मैं हिंदी में लिख के भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये वेस्टर्लीज है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आप देख लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट दिशा से साउथ वेस्ट की ओर चल रही हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड की बात करें तो आप देखेंगे ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर चल रही हैं, इन्हें साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अब इनके पीछे लगा हुआ है ट्रेड, यानी कि व्यापारिक पवन। अब क्यों इनको कहते हैं व्यापारिक पवन, वो भी हम सीखेंगे। अभी पहले बेसिक चीजें समझिए, फिर वहां पर एक एक करके हम बात करेंगे। वेस्टर्लीज है, ये किधर से किधर चल रही है, जैसे नॉर्थ में चल रही है वैसे ही। यहां पर ध्यान से देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ये चल तो रही है इस तरीके से, देख रहे हैं ये चल रही है ऐसे। अगर इसको हम 3D देखते हैं तो 3D साथियों इस तरीके से ये मूव कर रही है। ये बात समझ रहे हैं? ये देखिए ये इस तरीके से चल रही है। ऐसे ये वेस्टर्लीज की बात करें तो ये यूं चल रही है। ये देखिए इस पर अगर सही से देख रहे हैं आप तो 3D डायग्राम से आप समझ सकते हैं ये इस तरीके से चल रहे हैं। तो इनको हमें समझना है, इन्हीं के बारे में हमें समझना आखिर ये बनती कैसे, इनका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इनसे डेजर्ट, कहीं पर बायोडाइवर्सिटी क्या इन पर निर्भर करती है, क्या कोल्ड करंट पर ये निर्भर करती हैं, क्या वार्म करंट पर ये निर्भर करती हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब ये करंट या जब ये विंड्स कॉन्टिनेंट से ओशियन या ओशियन से कॉन्टिनेंट पर चलती हैं, यानी कि महाद्वीप से महासागर और महासागर से महाद्वीप की ओर चलती हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें तो भाई इनको हम किस नाम से जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड को। साथियों नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड को हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि हिंदी मीडियम के जो भाई बहन हैं वो कहीं नाराज ना हो जाएं, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के साथियों ये वेस्टर्लीज है, पछुआ पवनों के नाम से इनको जाना जाता है।
समझ रहे हैं? ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, यानी कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से इनको जाना जाता है। ऐसे वेस्टर्लीज नीचे भी हैं, पछुआ पवन। यहां पर आप देख रहे हैं पोलर ईस्टर्लीज, यानी कि ध्रुवीय पूर्वी पवने या ध्रुवीय पूर्वैया के नाम से इसको जानते हैं। ध्रुवीय पूर्वी पवनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर भी देख सकते हैं आप ध्रुवीय पूर्वी पवन। ये बात समझ रहे हैं? तो इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। पहले तो अभी हम विंड्स को दिखा दिए कि आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ये बात समझ में आपके दिमाग में आ गया, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हमें ये मेन फोकस करना है कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये ओरिजिन कैसे होती है। तो साथियों, मैंने शुरुआत में आपको बताया था जो एयर है वो विंड में तभी कन्वर्ट हो पाती है जब प्रेशर ग्रेडियंट अप्लाई हो। अब इसको हिंदी में समझिए, यानी कि जब वायु हवा में तभी कन्वर्ट होती है जब क्या हो, दाब प्रवणता विकसित हो। दाब प्रवणता अगर नहीं है, उच्च दाब और निम्न दाब नहीं है, तो ये विंड का मूवमेंट नहीं संभव है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो आप कहीं भी कोई फ्लोर है या कोई भी सरफेस है, उस पर पानी गिरा दो और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो ये पानी किस तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है जिधर ढाल होगा। वैसे ही साथियों, हवा के लिए ये तय होना चाहिए कि किधर लो प्रेशर है, तभी वो चलेगी, नहीं तो वो एयर बन के रह जाएगी। साथियों, अगर उच्च दाब दोनों जगह अगर प्रेशर दो स्थान है, अगर ये दोनों जगह प्रेशर एक जैसा हो, प्रेशर का मतलब यहां साथियों दाब से है, दाब का मतलब वायु दाब, यहां पर हम कह सकते हैं इसको साथियों वायु दाब से है। अगर वायु दाब यहां पर और वायु दाब यहां पर बराबर है, वायु दाब दोनों जगह बराबर है, तो क्या विंड मूव करेगी? क्या यहां पर एयर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करेगी? मैं बार बार एयर और विंड बोल दे रहा हूं, ये चीज ध्यान में रखना। एयर एक स्टैटिक स्टेज है, गैस, धूल कण और जलवाष्प का मिश्रण है एयर, जबकि विंड वहीं पर मूवमेंट को बोलते हैं, एयर के मूवमेंट को बोलते हैं विंड। ये बात क्लियर? तो साथियों, यहां पर अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो रहा है, तब ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव नहीं करेगी, वो विंड का दर्जा नहीं प्राप्त करेगी। ये बात समझ पा रहे हैं? अब साथियों, पहले हमें समझना होगा कि भाई ठीक है, विंड तो तभी चलेगी जब प्रेशर में अंतर हो। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब दाब प्रवणता, दाब प्रवणता का मतलब है दाब में अंतर, कहीं उच्च दाब कहीं निम्न दाब। अब साथियों बात यह है, यहां उच्च दाब मान लो हाई प्रेशर आया और यहां पर लो प्रेशर आया, ठीक है, तो आया क्यों, हमें यह समझना। उच्च दाब और निम्न दाब को लाने वाली वो मशीनरीज कौन है, वो कारक क्या है? अगर हम उस कारक को समझ लें, उस फैक्टर को समझ लें कि हाई प्रेशर लो प्रेशर की उत्पत्ति का, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये हम बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बताइए यहां किसी को कोई दिक्कत? तो उच्च दाब और निम्न दाब के लिए ये हमें समझना होगा। अब साथियों, उच्च दाब और निम्न दाब कौन कर सकता है? हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट कौन कर सकता है? तो इसमें कई कारक आ जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कारक है टेम्परेचर साथियों, तापमान। भाई जिस सतह का तापमान, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है, और साथियों यहां अगर इस सरफेस पर ध्यान दीजिए, यहां हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है, तो मैंने क्या बताया, इसका सबसे बड़ा कारक फैक्टर होता है टेम्परेचर।
अगर हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि यहां पर हवा नीचे उतर रही है और प्रेशर लगा रही है, मतलब यहां हवा का प्रेशर ज्यादा है। यहां लो प्रेशर इसलिए हुआ क्योंकि ये हवा ऊपर उठ रही है, ये स्थान खाली हो रहा है। तो यहां पर हवा को ऊपर उठाने वाला कौन आ गया? हाई टेम्परेचर। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। यानी कि ये साथियों लो टेम्परेचर है, निम्न तापमान है। ये निम्न तापमान है, यहां हवा नीचे उतर रही है, और यहां उच्च तापमान है, यहां हवा ऊपर जा रही है। तो यहां उच्च तापमान के कारण हवा ऊपर उठ रही है, यहां निम्न तापमान के कारण हवा नीचे बैठ रही है। बात समझ गए? तो यहां पर हाई प्रेशर हो गया, यहां लो प्रेशर हो गया। अब आप बताओ, क्या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा सरकेगी नहीं? क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा का मूवमेंट नहीं होगा? बताइए। तो यानी कि प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट किसने किया? तापमान ने। तो आज का टॉपिक क्या है? थर्मल बेल्ट एंड प्रेशर बेल्ट। यानी कि ताप पेट, मतलब जाहिर सी बात है हमारी पृथ्वी पर अलग अलग ताप पेटियां हैं। अब जो हमारी पृथ्वी है साथियों, ये जो हमारी पृथ्वी है, ध्यान से समझिएगा, कहीं पर तापमान ज्यादा है, कहीं पर तापमान कम है, कहीं साथियों टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जहां तापमान कम होगा वहां हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? वहां हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब जहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा वहां से हवा लो प्रेशर की ओर भागना चालू कर। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? बताइए। बताइए। ये बात क्लियर हुई? तो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट करने वाला लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हुआ। अब साथियों हमारी ये जो पृथ्वी है, कहीं पर तापमान ज्यादा है, कहीं पर तापमान कम है। उस आधार पर कहीं हाई प्रेशर बनता है, कहीं लो प्रेशर बनता है। और तापमान देने वाला कौन? सूर्यदेव। समझ रहे हैं? अब जाहिर सी बात है हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी। यानी कि हम इस पृथ्वी पर क्या पढ़ेंगे तो भी इनको समझ पाएंगे। यानी कि साथियों हम अपनी पृथ्वी पर ताप को पढ़ेंगे, टेम्परेचर को पढ़ेंगे, और प्रेशर को पढ़ेंगे, दाब को पढ़ेंगे, तो हम जाके परमानेंट विंड को समझ पाएंगे। बताइए, यहां तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ? बताइए, यहां तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया ये चीज? अब ये जो आपको दिख रहा है, ये बात समझ रहे? ये टेम्परेचर बेल्ट है, ये तापमान में अंतर को दिखा रहे हैं। समझ रहे कि कहां कहां, जैसे ये वाला जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, शायद वहां बहुत अच्छे से ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है साथियों, ये वाला जो जोन दिख रहा है, ये उच्च तापमान को दिखा रहा है, ये हाई टेम्परेचर को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज यहां पर पड़ती है। भाई आपने पढ़ा होगा कि जो सन है वो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमक रहा है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चमक रहा है, मकर रेखा पर। कैंसर का मतलब कर्क रेखा पर चमक रहा है। ये बात समझ पा रहे हो? कभी साथियों इक्वेटर पर चमक रहा है। तो आखिर पूरे साल भर सन की किरणें कहां पर चमकती हैं? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। और साथियों कर्क से मकर के बीच चमकेंगी तो ये क्षेत्र बहुत तेजी से गर्म होगा, और अगर ये क्षेत्र बहुत तेजी से गर्म हुआ तो इसे किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध, इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। बताइए, किस नाम से जानेंगे? ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध। जबकि यहीं पर साथियों ये वाला जो जोन है 66.5 से नॉर्थ, जबकि ये 66.5 से साउथ।
66.5 साउथ। यहां पर सन की जो किरणें हैं वो इंक्लाइंड मैनर में पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, और डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं तो ये जो जोन होगा वो साथियों किस नाम से जाना जाएगा? पोलर जोन या शीत कटिबंध। समझ गए? क्योंकि यहां टेम्परेचर उतना ज्यादा है, शीत कटिबंध के नाम से जानेंगे। जबकि ये वाला जोन भी किस नाम से जाना जाएगा? शीत कटिबंध। अब ये पोलर जोन यानी कि शीत कटिबंध, इसी को फ्रिजिड जोन के नाम से भी जानते हैं, फ्रिजिड जोन के नाम से भी। यानी कि हम नाम यहां पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये वाला जो जोन है किस नाम से जाना जा रहा है? फ्रिजिड जोन। साथियों इसको और किस नाम से जानेंगे? शीत कटिबंध। समझ गए? ये क्या है? फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध। जबकि ये जो जोन है आप देख रहे हो, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये शीत कटिबंध मैं यहां ही लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखते बन नहीं रहा है। शीत कटिबंध यानी कि पोलार जोन। समझ गए? जबकि ये जो जोन है यहां से यहां तक का पूरा जो जोन आप देख रहे हो, ये किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन मींस उष्ण कटिबंध। गर्मी बहुत ज्यादा है, ये उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। ये बात समझ में आए? अब साथियों बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझिएगा। यहां से गर्मी जाएगी, यहां से ठंडक आएगी। ऐसे साथियों यहां से गर्मी जाएगी इस तरफ और यहां से क्या आएगी? ठंडक आएगी। बात को समझिए। जब यहां से गर्मी जाएगी, यहां से ठंडक आएगी, तो ये जो जोन है, ये जो जोन है साथियों, इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, टेम्परेट जोन। इस नाम से टेम्परेट जोन। यानी कि इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे साथियों ये वाला जो जोन है इसे भी हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, इसे भी हम टेम्परेट जोन कहेंगे। टेम्परेट जोन कहेंगे। बात समझ में आया? तो फ्रिजिड जोन, ट्रॉपिकल जोन एंड पोलर जोन, मतलब फ्रिजिड जोन को ही पोलर जोन भी बोला जा रहा है। ये कौन सा जोन है भाई? पोलार जोन ये भी है। ऐसे पोलार जोन ये भी है, बीच में ट्रॉपिकल। अच्छा, इनके बीच में कौन सा जोन आ जाता है? टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध ये क्षेत्र आ जा रहा है, ये शीतोष्ण कटिबंध। तो पृथ्वी पर मेजर टेम्परेचर बेल्ट आप देखेंगे तो 3 दिख रही है। यहां ध्यान दीजिए, कौन सा है? ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध। इसके बीच में कौन सा है? टेम्परेट जोन। इसके नीचे कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। और इसके ऊपर कौन सा है? फ्रिजिड जोन या पोलर जोन। अब कहीं कहीं साथियों ट्रॉपिकल जोन को टॉरिड जोन के नाम से भी पुकार दिया जाता है, टॉरिड जोन के नाम से भी पुकारते हैं। समझ रहे हैं ट्रॉपिकल को? और इसे शीतोष्ण, टेम्परेट जोन के नाम से इसको पुकार रहे हैं। ये बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते। ये बात क्लियर? तो पृथ्वी पर 3 टेम्परेचर बेल्ट तो आपको दिख रही है कि हाँ भाई ट्रॉपिकल, ये कौन सा है? पोलर, और बीच में कौन सा है? टेम्परेट। यहां तक क्लियर? यहां पर अगर देखेंगे तो ये जो विंड्स हैं इन्हीं पर ही चल रहे हैं। ये कैसे, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये चीज आपको बेहतर ढंग से हिंदी में समझाया, इधर वही चीज मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, लिखाऊं। और साथ में यहां पर साथियों, यहां पर दी हुई है सनलाइट, कहां कहां पड़ रही है?
कहां पर गर्मी ज्यादा होगी, कहां पर गर्मी कम होगी। तो एक मैं इस डायग्राम को फिर से एलेबोरेट करता हूं, बड़ा बनाता हूं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर को सीखा नहीं, समझा नहीं, तो प्रेशर को नहीं समझ पाएंगे, और प्रेशर को नहीं समझ पाएंगे तो यार हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही तो हवा चल रही है, वो कैसे समझ पाओगे आप। ये बात क्लियर है, ये तभी समझ पाओगे। तो इस चीज को मैं यहां पर फिर से बना रहा हूं। ये हमारी पृथ्वी। साथियों, यहां पर बीच में एक पृथ्वी को दो हिस्से में बांटने वाली एक लाइन है, जिसका नाम है इक्वेटर। इसका क्या नाम है? विषुवत रेखा। और कोई नाम है क्या? हाँ साहब, इसका एक और नाम है भूमध्य रेखा। और कोई नाम है क्या? हाँ, एक और नाम है साहब, इसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कोई नाम है क्या? हाँ, 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसको हिंदी में कह सकते हैं लैटिट्यूड। कोई दिक्कत? 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो साथियों, विषुवत रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड इसका नाम है। साथियों, ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं कि यहां जाओगे तो दिखाई देगी ये आपको। इसके आप ऊपर अगर बढ़ेंगे, यदि आप इसके ऊपर या साउथ में बढ़ते हैं, तो यहां पर साथियों आपको एक लाइन दिखाई देगी, यहां पर भी दिखाई नहीं देगी, ये कल्पना की गई है ज्योग्राफर्स के द्वारा। साथियों, इसको हम एक नाम से पुकारते हैं कर्क रेखा। इसको हम 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से पुकारते हैं। साथियों, इसको हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से पुकारते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। यहीं पर ये वाली रेखा है मकर रेखा। क्लियर? जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। बात को समझिए, समझ रहे? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला जो जोन है, इसको साथियों एक विशेष नाम से पुकार रहे हैं। इसको हम, ये पूरा का पूरा जो जोन है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध। इसे हम ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल जोन। ये बात क्लियर? इसे हम ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर अगर हम बढ़े, ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल जोन है, ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल जोन। इसके ऊपर यदि हम बढ़ें यहां पर, तो आप देखेंगे ये आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त है साथियों। 66.5 नॉर्थ है, ये 66.5 नॉर्थ। समझ रहे हैं? 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर में। ठीक है, यहां पर अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक वृत्त। यहां तक किसी कोई डाउट? पता है? एक मिनट साथियों।
ये बात समझ में आया? तो कर्क रेखा, इक्वेटर, मकर रेखा, ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि उष्ण कटिबंध, इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और ये आर्कटिक सर्किल, ये अंटार्कटिक सर्किल। अब आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल की अगर बात करें, ठीक है, आर्कटिक सर्किल और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्किल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये अंटार्कटिक। यहां पर अगर देखें ध्यान से, तो कर्क रेखा यानी कि आर्कटिक सर्किल ये देख रहे हैं आप, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं। ये मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये अंटार्कटिक सर्किल देख रहे हैं आप। ये बात समझ रहे हैं? ठीक, ये चीज ध्यान में रखना। एक मिनट क्लास, एक मिनट। आर्कटिक सर्किल और ये अंटार्कटिक सर्किल है। ये बात समझ पा रहे हैं? एक मिनट, आवाज क्लियर आ रही है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, ये वाला जोन जो है, इसे पोलार जोन के नाम से जानेंगे। ये भी पोलार जोन के नाम से जानेंगे, यानी कि ये फ्रिजेड जोन है। और ये फ्रिजेड जोन है। ये बात क्लियर? फ्रिजेड जोन। अब यहां से ठंडक आ रही है, यहां से गर्मी जा रही है, समझ रहे हैं? तो इसके कारण इस जोन का क्या नाम रखा जाएगा, आप बताएं। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा भाई? शीतलता इधर से आ रही है, गर्मी इधर से जा रही है, तो ये जो जोन है, ये शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाएगा, टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाएगा। ये बात क्लियर? इसे हम टेम्परेचर मतलब बेल्ट के नाम से पुकारेंगे, थर्मल बेल्ट भी कह सकते हैं। लेकिन साथियों, इसको दो भागों में बांटा गया है। पोलर के जस्ट बगल में सब पोलर इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और ट्रॉपिकल के बगल में इसको सब ट्रॉपिकल नाम देते हैं। यानी कि अगर हम हिंदी में बताएं तो इस चीज को यही कहेंगे कि उष्ण के बगल में उपोष्ण है, और शीत के बगल में उपशीत है साथियों। तो चाहे इसे सब पोलर कह लो और चाहे इसे उपशीत कह लो, बात एक ही है। अब ये जो उपोष्ण है, इसे सब ट्रॉपिकल बोल लो या उपोष्ण कह लो, बात एक ही है। मैंने इंग्लिश में ऊपर लिख दिया है, हिंदी में आपका यही नीचे है। साथियों, पोलर जोन को किस नाम से जाना जाता है भाई? शीत कटिबंध। तो ठीक है, 23.5, 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ के बीच में ये कौन है? उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन। साथियों, 66.5 से नीचे 90 तक है शीत कटिबंध या पोलर जोन। साथियों, 66 एंड 23.5 यानी कि 23.5, ऐसे साथियों 23.5 से 66.5 के बीच में कौन है? तो आप कहोगे शीतोष्ण। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? शीतोष्ण। अगर इसको हम कंबाइंडली देखें, इसे हम कंबाइंडली देखें, ये वाला कंबाइंडली देखें, ये कौन सा जोन है? तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है शीतोष्ण। ध्यान से समझिए, इसके लिए वर्ड यूज होता है टेम्परेट। समझ रहे हैं? वही वर्ड इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, टेम्परेट बेल्ट। बताइए, किसी को कोई डाउट, संशय? बताइए।
शीतोष्ण जोन ये भी है, शीतोष्ण टेम्परेट ये भी। तो साथियों आपने देखा कितने तरीके की थर्मल बेल्ट बन गई। एक तो शीत कटिबंध, दूसरा उपशीत, यानी कि 1 2 3 4। अब आप कहोगे सर ये भी है, तो भैया सब ट्रॉपिकल ही तो उपोष्ण है, सब पोलर ही तो उपशीत है, पोलर ही तो शीत है। तो ऊपर की जो 3 बेल्ट हैं वो नीचे भी 3 बेल्ट हैं, यानी कि कॉमन बेल्ट हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 बेल्ट थी, पहले मैंने शुरुआत में बताया कौन कौन सी, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर, है ना। लेकिन टेम्परेट को 2 हिस्से में कन्वर्ट कर दिए, इसमें एक है सब पोलर, एक है सब ट्रॉपिकल, एक है उपशीत साथियों, एक है उपोष्ण। तो ऐसे में जब शीतोष्ण कटिबंध 2 भागों में बट गया तो जाहिर सी बात है टोटल थर्मल बेल्ट अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 है, 4 टाइप के टेम्परेचर बेल्ट का फॉर्मेशन। जब साथियों ये तापमान पेटियों को आपने समझ लिया, अब जैसे जैसे अगर आपसे यहां से क्वेश्चन आ जाए, अब ध्यान में रखिए, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर का मतलब यदि आपके लैटिट्यूड वैल्यू बढ़ रहे हैं, यदि आपके अक्षांशीय मान साथियों बढ़ रहे हैं, तो बताइए टेम्परेचर कम होगा कि बढ़ेगा। साथियों जैसे ये देखो 23.5, ये 40 डिग्री, ये 66.5, ये 90 डिग्री। तो जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहे हैं साथियों, वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या आ रही है, गिरावट। यानी कि साथियों जैसे जैसे अक्षांशीय मान बढ़ रहे हैं, अक्षांशीय मान जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती जाएगी। क्लियर। और जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा, क्या ये आप बता सकते हो बायोडाइवर्सिटी में क्या चेंजेस आएंगे? बायोडाइवर्सिटी साथियों कम होती जाएगी, क्योंकि वहां वर्षा नहीं होगी। वर्षा वहां होती है जहां हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है, संघनित होती है, कंडेंस होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो, तब जाके वर्षा हो, तब जाके प्रेसिपिटेशन होगा, वर्षण होगा। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि अक्षांशीय मान, लैटिट्यूडनल वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, लैटिट्यूड वैल्यू साथियों जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या आएगा, गिरावट। और जैसे जैसे लैटिट्यूड वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी में क्या गिरा होगा, गिरावट। यहां तक समझ में आया? बात समझ में आया? तो आज हम लोगों ने ये चीज सीखा कि थर्मल बेल्ट, भाई हवाओं को पढ़ने के लिए हमें जरूरी है सबसे पहले प्रेशर को समझना कि किधर प्रेशर ज्यादा है किधर कम है, तब जाके हवा की उत्पत्ति को समझ सकते हो, हवा क्यों चल रही है। और हम लोग वही पढ़ रहे हैं, परमानेंट विंड्स। और प्रेशर को समझने के लिए तापमान का समझना। तो सबसे पहले बेसिक चीज पर हम आए कि पहले अक्षांश को समझो, कहां पर सन की किरणें ज्यादा पड़ती हैं वहां तापमान ज्यादा होगा, कहां पर सन की किरणें बिल्कुल नहीं पड़ती हैं वहां तापमान कम होगा, कहां पर थोड़ा बहुत पड़ती हैं वहां टेम्परेचर मतलब मॉडरेट होगा। तो वही तो था शीतोष्ण, जहां मॉडरेट था। जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वही तो ट्रॉपिकल था, जहां सबसे कम टेम्परेचर उसी को तो फ्रीजेड जोन बोलते हैं, उसी को तो साथियों पोलर जोन बोलते हैं। यानी कि हवा को समझने, हवा की उत्पत्ति को समझने के लिए, विंड के ओरिजिन को समझने के लिए प्रेशर की ओरिजिन हमें समझना पड़ेगा, और प्रेशर की ओरिजिन को समझने के लिए हमें थर्मल ओरिजिन समझना पड़ेगा, टेम्परेचर का वेरिएशन समझना पड़ेगा। और वही हम लोग सीख रहे हैं। तो आज आपको समझ में आया कितने टाइप की थर्मल बेल्ट है? 4 टाइप की थर्मल बेल्ट है हमारी। तो जहां तापमान ज्यादा होगा जाहिर सी बात है वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, वर्षा कराएगी, जाहिर सी बात है वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। यही कारण है कि यहां से सबसे लंबी नदी निकलती है, सबसे बड़ी नदी अमेजन, सबसे लंबी नदी नील, यही की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरते हैं। यही कारण है साथियों अफ्रीका में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डिजीज की ओरिजिन है वहीं से हो रही है। चाहे इबोला ले लो, चाहे रुबोला ले लो, कुछ भी ले लो आप।
समझ रहे हैं कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ थर्मल बेल्ट। अब साथियों अगर हम बात करें प्रेशर बेल्ट पे, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि थर्मल बेल्ट किस तरीके से बनती है। साथियों अगर हम प्रेशर बेल्ट की बात करें तो यहां पर देखेंगे आप, ये देखिए प्रेशर बेल्ट, तो कहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, कहां पर लो प्रेशर बन रहा है, इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है साथियों। ये यहां पर जाएंगे तो ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट या आईटीसी जेड के नाम से जाना जा रहा है। यहां पर जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसकी ओरिजिन को आइए हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए साहब, ये हमारी पृथ्वी, आप ये समझिए 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ में जाइए, 5 डिग्री साउथ में। साथियों ये जो जोन है ये ट्रॉपिकल के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है ट्रॉपिकल, तो इसको हम एक नाम से पुकार सकते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, लेकिन साथियों यहां तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा साथियों, वहां की हवा, जैसे मान लो इस क्षेत्र का टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। ये बात समझ में आए? तो यही कारण है कि इसको हम ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। साथियों इस टीएलपीबी को अगर हम हिंदी में लिखें, टीएलपीबी को, तो साथियों इसको कहते हैं ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट या उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पेटी। निम्न दाब पेटी, बात समझ में आया? ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट या उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पेटी। साथियों अगर हम ऊपर जाएं 80 से 90, ऐसे ऊपर जाएं साउथ में जाएं 80 से 90, यानी कि यहां पर ये जो बेल्ट है इसे पोलर कहते हैं, ये बेल्ट है पोलर के नाम से जानी जाती है। यहां पर दाब ज्यादा पड़ता है, उच्च दाब होता है, क्यों? क्योंकि हवा ठंडी है और ठंडी हवा नीचे बैठती है, इसीलिए साथियों ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानी जाती है। साथियों इसे ध्रुवीय उच्च दाब पेटी के नाम से पुकारेंगे हम लोग, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। यहां तक समझ में आया? समझ रहे हैं? अब आगे अगर बढ़ें, दो बेल्ट और हमें सीखनी है। यहां पर अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यहां हाई प्रेशर क्यों हुआ, तो ये मैं पहले बता चुका हूं, जहां साथियों तापमान ज्यादा होता है वहां पर हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। जैसे ये मान लीजिए हवा है और ऊपर उठ गई तो यहां प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। समझ रहे हैं कि नहीं? ये ऊपर उठ गई तो यहां पर प्रेशर कैसा होगा? लो। यहां पर प्रेशर कैसा होगा? लो। और साथियों अगर ये बैठ गई तो इस सरफेस पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऐसे को हाई प्रेशर कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज। अब साथियों यहां पर अगर देखें तो ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, तो यहां भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो 80 से 90 डिग्री के बीच में बन रही है, 80 से 90 के बीच में बन रही है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन। ये बात क्लियर? वहीं पर साथियों अगर हम बात करें 30 से 35 वाली बेल्ट, यहां पर आ जाइए और यहां पर आ जाइए सब पोलर। तो साथियों ये 30 से 35 वाली बेल्ट है और यहां पर जाएंगे तो 60 से 65 वाली बेल्ट मिलेगी। ऐसे यहां पर 30 से 35, ऐसा नहीं है कि यहां जाओगे तो दिखाई देगी, ये देखो सर ने बताया था बेल्ट मिल गई, ऐसा नहीं होगा साथियों। ये कल्पना की गई है, ये बेल्ट यहां पर प्रेशर ऐसा होता होगा, यहां लाइनिंग नहीं दिखेगी,
हाँ, लेकिन जितना प्रेशर बताया जाता है वो प्रेशर होगा यहां 60 से 65। अब ध्यान से समझिए, क्या नाम होगा इसका? चूंकि ये सब पोलर में आएगी, 30 से 35 वाला मैंने आपको बताया था, ये किसके अंतर्गत आएगा 30 से 35? तो आप कहोगे उपोष्ण के अंतर्गत आएगा। अभी मैंने थर्मल बेल्ट में बात की है साथियों, ये उपोष्ण के अंतर्गत आएगा, इसीलिए ये सब पोलर साथियों हाई प्रेशर बेल्ट है। अब यही हमें समझना है, ये हाई प्रेशर क्यों, जबकि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। इसको मैं यहां पर अलग से लिख दे रहा हूं। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को साथियों हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के नाम से जानते हैं। जबकि वहीं सब, ये देखिए सब ट्रॉपिकल, इसको कर लीजिएगा, मैंने शायद वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को उपोष्ण उच्च दाब पेटी के नाम से जान, समझ रहे? ऐसे साथियों नीचे बन जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। समझ रहे हैं? अब आपने पहले क्या सीखा? टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे हुआ। ठीक है सर, फिर इसे पढ़ने की क्या जरूरत थी भैया? प्रेशर का वेरिएशन, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां लो प्रेशर, जहां टेम्परेचर कम होगा वहां हाई प्रेशर, दाब प्रवणता डेवलप होगी, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा। और साथियों अगर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ तभी तो समझेंगे कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर किधर से किधर हवा जाएगी, तब जाके हम परमानेंट विंड को समझ। तो ये क्लास में जरूर ऐसा लगेगा कि हम बहुत फटाफट पर्वत चोटियां नहीं बता रहे हैं, हाँ नदियां लंबी लंबी नहीं बता रहे हैं, लगेगा ये क्या ही पढ़ा रहे भैया। ये नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। बात समझ पा रहे हो? इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं पढ़ाए जाते क्योंकि आर्ट साइड के स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उनको समझ में और नहीं समझ में आएगा, या फिर टीचर उसे पढ़ा ही नहीं पाता। तो दोनों चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले खुद तो समझ में आए तब तो दूसरों को हम समझाएंगे। तो ये विशेष बात, इसीलिए इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट इसमें आता। समझ रहे हैं? ये तभी समझेंगे जब आप एकदम बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे, अचानक सब चीज नहीं सीख ले। हाँ भाई, सब यही अगर मैं पर्वत, माउंटेन, रिवर्स, वैलीज बता रहा होता तो आप आधी क्लास से भी करते तो समझ में आ जाता। लेकिन जो बच्चा थर्मल बेल्ट को नहीं सीखा इसको समझ नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा ये लो प्रेशर गद्दा कैसे हुआ, ये हाई प्रेशर कैसे हुआ। अब यहां पर ना तो, अब ये सब पोलर की बात है, यानी कि साथियों ध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, यहां तापमान बहुत कम नहीं है। जितना पोलर में कम होता उतना तापमान कम नहीं है साथियों। यहां तापमान तो उससे ज्यादा है और यहां तो तापमान उससे भी ज्यादा है। यहां सबसे ज्यादा तापमान था तो भाई निम्न दाब हो गया, लो प्रेशर हो गया। जहां सबसे कम तापमान था वहां हाई प्रेशर हो गया। ये तो समझ में आ गया। लेकिन साहब ये वाला जो बेल्ट है, ये दोनों बेल्ट टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होते। बात समझे? तापमान से प्रभावित नहीं, तो फिर किससे प्रभावित होते हैं? ये प्रभावित होते हैं अर्थ के मूवमेंट से, यानी कि अर्थ के रोटेशन से, पश्चिम से पूरब। सर वो कैसे? साहब यहां पर अगर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो जाहिर सी बात है, अगर अर्थ अपने एक्सिस पर साहब रोटेट कर रही है तो यानी कि हवा को ये कैसे घुमा रही होगी? पश्चिम से पूरब। ये चीज क्लियर? अब यहां पर अगर मैं देखूं, कहीं अगर ग्लोब रखा हो तो उसका इंपैक्ट ज्यादा बन सकता है, लेकिन ग्लोब रखा नहीं है। चलिए
बात तो समझ रहे होंगे। हमारी जो अर्थ है वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रही थी, समझ रहे हैं? ये हमारी अर्थ है साहब, ये पश्चिम से पूरब घूमेगी तो जाहिर सी बात है हवा को भी पश्चिम से पूरब नचाएगी। अगर हवा पश्चिम से पूरब घूम गई, फिजिक्स का एक नियम लग जाता है, और फिजिक्स का वो नियम है अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गए साथियों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हल्की चीजों को बाहर की ओर लेके जाएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स भारी चीजों को अंदर की ओर लेके आएगा। बात समझ में आए? तो होता क्या है, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, अगर दोनों में देखोगे, इस पार्ट को अगर इतना स्ट्रिप पृथ्वी का काट लोगे तो इसकी रेडियस कम है ना। अरे साहब, अगर इतना स्ट्रिप इतनी को निकाल लो पृथ्वी के 3D फिगर में से, पृथ्वी को अगर हम 3D मानते हैं ना भाई, तो इसमें तो हम दिखा नहीं सकते। अगर इतने पार्ट को निकाल लो तो इसकी जो सर्किल आएगी वो तो छोटी होगी और इसका सर्किल बड़ा आएगा। तो जो सर्किल बड़ी होती है वो उतनी तेज हवा को बाहर नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां mv²/r का फॉर्मूला लग जाता है, अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल यानी कि हवा को बाहर की तरफ फेंकना, बाहर की तरफ फोर्स। अभिकेंद्र यानी कि केंद्र की तरफ फोर्स। साथियों, अपकेंद्र यानी कि बाहर की तरफ फोर्स जो लगेगा, तो रेडियस कम है तो अपकेंद्र बल बाहर की तरफ फोर्स कम लगेगा, सॉरी ज्यादा लगेगा। और अगर रेडियस कम है तो ज्यादा, रेडियस ज्यादा है तो ये कम। तो किसका रेडियस कम है? इसका, इसकी अपेक्षा इसका कम है ना, इसका तो कम है ना। तो ये बहुत तेजी से हवा को बाहर की तरफ फेंक लेती है, लेकिन साहब इसका रेडियस ज्यादा है तो अब केंद्र बल यहां बाहर की तरफ फोर्स उतना ज्यादा नहीं। बात समझ में आया? उतना ज्यादा नहीं लगता। इसीलिए यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, क्योंकि हवा अगर ऊपर चली जाएगी, उठ जाएगी तो लो प्रेशर होगा। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर इसका रेडियस तो और कम है, यहां आर कम है, तो अब केंद्र बल यानी कि बाहर की तरफ खिंचाव ज्यादा होना चाहिए, यहां तो आप कह रहे हैं हवा नीचे उतरती है। तो बेटा ये फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि साहब यहां टेम्परेचर बहुत कम है और टेम्परेचर का इंपैक्ट इसको नेग्लेजिबल कर देता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इसका रेडियस सबसे ज्यादा, इसको अगर तुम पृथ्वी से काट के निकाल लोगे तो इसका रेडियस और ज्यादा है। रेडियस ज्यादा तो अब केंद्र बल ज्यादा नहीं, रेडियस ज्यादा तो अब केंद्र बल बहुत कम, यानी कि बाहर की तरफ नहीं हवा को फेंक पाएगा। लेकिन साथियों यहां हवा को तो बहुत तेजी से बाहर फेंका जाता है, यहां लो प्रेशर है। क्यों? यहां पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, क्योंकि साहब तापमान बहुत ज्यादा है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, याद कर लो। अरे भाई, हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। फिजिक्स में नहीं जाना है तो याद कर लो ना, सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। बुढ़ापे में ज्ञान लेंगे, पहले सिलेक्शन ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहां हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। साथियों बस इतना याद रखना कि ये जो दोनों बेल्ट मैंने येलो से लिखी है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ये साथियों थर्मल बेल्ट हैं, यानी कि तापमान के कारण उत्पन्न होती हैं। कहीं तापमान ज्यादा तो वहां लो प्रेशर, कहीं तापमान कम तो वहां हाई प्रेशर। लेकिन ये दोनों बेल्ट टेम्परेचर से प्रभावित नहीं है, इसीलिए साथियों इनको पृथ्वी का डायनेमिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल करता है, यानी कि एक तरीके से कोरियालिस फोर्स भी बोल सकते हो इसको, या आगे हम समझेंगे। साथियों इसको चलाने के लिए डायनेमिक फोर्स है, यानी कि पृथ्वी अगर घूमती नहीं तो ये नहीं डेवलप करते, इसीलिए साथियों इसको डायनेमिक प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, डायनेमिक प्रेशर बेल्ट। यानी कि साथियों इसको गतिशील दाब पेटियां कहते हैं, या गत्यात्मक इसको कह दीजिए, ज्यादा बेटर होगा।
गत्यात्मक दाब पेटियां। बात समझ गए? जबकि ये थर्मल प्रेशर बेल्ट हैं, यानी कि तापजन्य दाब पेटियां हैं। कौन सी है इसके लिए यूज वर्ड किया जाता है? तापजन्य जन्य दाब पेटियां। कौन कौन सी? ये भी और ये भी। तो ये टेम्परेचर के कारण डेवलप हुई, लेकिन साहब ये दोनों और ये दोनों पृथ्वी की गतियों के कारण। कौन सा फॉर्मूला? केंद्र बल mv²/r से डेवलप। नहीं समझ में आता तो मैंने रटने का भी हिसाब किताब बता दिया है। तो साथियों, दाब पेटियां, ताप पेटियां, टेम्परेचर बेल्ट और प्रेशर बेल्ट, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलेगी, किस तरीके से उच्च दाब से यहां हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये देखो ऐसे हवा चलना चालू हो जाती। समझ पाए? बताएं। ये हवा तभी ये चलती है जो अभी हम लोग ये पढ़ते हैं। ये टेम्परेचर बेल्ट आपने सीखा, ये तब जाके चलती है भाई। यहां उच्च, जैसे ये इधर से आ रही तो यहां हाई प्रेशर होगा ना, और यहां लो प्रेशर होगा ना, तभी तो चलेगी यार। इसीलिए तो दाब पेटियां पढ़ाए, इसीलिए तो प्रेशर बेल्ट पढ़ाए। और प्रेशर बेल्ट तभी सीखोगे जब थर्मल बेल्ट सीखे हो। बात समझ में आया? तो उम्मीद है साथियों यह कॉन्सेप्चुअल क्लास रही है। फिजिकल ज्योग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक रहा जिसको मैंने डिस्कस किया। आगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब इस पर मेंस की अगर हम क्वेश्चनों की बात करें, तो चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, उसमें मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ताप पेटियों को के उत्पत्ति से वायुमंडलीय दाब की विवेचना करिए। यानी कि पृथ्वी पर कैसे थर्मल बेल्ट की ओरिजिन हो रही है और उससे कैसे हमारे वायुमंडल का दाब प्रभावित हो रहा है, इसकी विवेचना करनी है। एक्सप्लेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय द ओरिजिन ऑफ थर्मल बेल्ट। इसको 100 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। अब साथियों, जो भी मैंने सब कुछ बताया, एक एक करके उस पर हम लोग आप समझे ही है, और इसको एक एक पॉइंट में जो मेन कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि कैसे 4 बेल्ट बनती है। पहले शुरुआत में 3 बेल्ट बनती है, उसको जब हम एक्सप्लेन्ड मैनर में देखते हैं तो 4 बेल्ट के फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि पोलर, आप देखते हैं पोलर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, सब पोलर बेल्ट और ट्रॉपिकल बेल्ट। समझ रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं? कहां पर सन की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं, कहां इनडायरेक्ट मैनर में पड़ रही हैं, ये आपने समझा। उसके बाद ये जब उत्पत्ति आपने देख लिया, तो कौन से डायनेमिक प्रेशर बेल्ट बनते हैं, यानी कि गत्यात्मक वायुदाब पेटियां बनती हैं, और कौन से तापजन्य वायुदाब पेटियों का फॉर्मेशन होता है। इनको एक्सप्लेन करना है, इनको लिखना है। तो जो मैंने समझाया है उसी को ही आप एक फ्रेम आउट करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन अगली क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे, फ्रेम आउट करेंगे इसको। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर लक्ष्य आईएएस के इस ऑफिशियल एडवांस जो एप्लीकेशन है उस पर सबमिट करना है। यहां पर अगर देखेंगे तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और इस एप्लीकेशन पर जो भी क्वेश्चन है आप इसमें सबमिट कर लीजिए। डिजिटली कॉपी आपको चेक होकर आपको मिल जाएगी। देखा जाएगा कि आपका क्वेश्चन किस लेवल का है, और उस पर आपको नंबर दिए जाएंगे, और आप इस तरीके से अपने सारे मेंस के क्वेश्चंस आप इस पर लिखकर सबमिट कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, या एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, क्वेश्चन आपने सबमिट किया लेकिन सबमिट हो नहीं रहा है, पहुंच नहीं रहा है हमारे तक, तो इस नंबर पर आप कॉल करिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व की जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।